है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जल प्रपात को भारत के नियाग्रा प्रपात की उपमा दी गई है। उपमा मतलब उसी का एक तरीके से प्रतिरूप कह सकते हैं कि हाँ वैसा ही कुछ है। किसे दी गई है? शिव समुद्रम जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात या कुंचिकुल जलप्रपात। मैंने एक बार क्वेश्चन में एक जगह इसी टेस्ट सीरीज में कहा था कि कुछ जलप्रपात हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो रिपीट करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बनते रहते हैं। बात करें जो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, देखो एक चित्रकूट जिला है उत्तर प्रदेश में और चित्रकूट जगह का नाम भी है, तो वो ये वहाँ की बात नहीं हो रही। ये चित्रकूट जो है जलप्रपात का नाम है और ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, तो इसलिए नाम से कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश लगा दिया है कन्फ्यूजन में उन्होंने, तो आप उसको टिक कर दो। छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऐसे भारत के नियाग्रा प्रपात की उपमा प्राप्त है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात, जो कि अवस्थित कहाँ या स्थित कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। व्हाट अबाउट इन तीनों के विषय में क्या है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कहाँ? ये सारावती नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर धुआंधार का तो पता ही होगा, धुआंधार आपका नर्मदा नदी पर है और कुंचिकुल जलप्रपात जो है ये आपका वाराही नदी कर्नाटक में है। आंसर फिलहाल हमारा सी है, लेकिन मैंने तीनों के बारे में इसलिए बता दिया ताकि अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो कर लें या पीडीएफ से भी देख लें तो आपको याद रहेगा। बात करें अमरकंटक की। अमरकंटक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? महादेव, महाकाल, सतपुड़ा या विंध्य। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है, सतपुड़ा श्रेणी सतपुड़ा महादेव एवं महाकाल पहाड़ियों में फैली हुई है और सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अमरकंटक चोटी जो है ये महाकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। तो अमरकंटक आपकी जो है ये महाकाल पहाड़ी की है और जो अभी हमने बात की सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी तो वो धूपगढ़ है। ठीक है, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, अमरकंटक की ये महाकाल है। तो इस तरीके से आंसर भी निकल आया और इसका भी पता चल गया। ठीक है, सतपुड़ा की पर्वत चोटी जो है वो धूपगढ़ है। एक बार देख लो इसे, धूपगढ़। चलो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 61 नंबर से स्टार्ट किया था क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये 61 है, 62 हो गया। आगे बढ़ेंगे 63, ठीक है, 64, 65, 66, 67, 68, 70 और 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी सूची का ही दे दिया है पहले से ही। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो जो वीडियो पसंद आया करो तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अगर आप किसी को शेयर करते हो और अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, नीडी है, जो इतने टेस्ट पेपर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसे शेयर कर दिया करिए, है ना। वीडियो पसंद तो आती ही है, इतनी मेहनत से और बिना किसी टेंशन के आपको मिल जाती है, तो उसे लाइक कर दिया करो। इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं एटलीस्ट, है ना। सूची का क्वेश्चन है, ये उष्ण जल स्रोत है और ये उनकी अवस्थिति है। ठीक है, उष्ण जल स्रोत का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा तो नहीं कि आपको पता नहीं है, पता तो होगा। उष्ण का हॉट वाटर हो गया आपका। तो ये कह रहे हैं कि अवस्थिति कहाँ कहाँ है? सोहना, तालबोझ, पंचमहल और पुगा। अब इनको हमें मिलान करके बताना है। ये हमारा कूट दिया है फिलहाल, है ना, तो कूट से आंसर को बताना होता है। सोहना की बात करेंगे तो सोहना आपका कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो हाँ, ये हमारा सोहना स्थित है। 1 का 4 हो जाएगा। अब 1 का 4 दो जगह दिया है, कोई बात नहीं। तालबीज जो है ये हमारा अलवर में है। तालबीज कहाँ है? तो अलवर में है। A4 B3। अब यहाँ B3 नहीं है तो इसका मतलब है कि यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही सम्मिलित है। बात करें C2 की, तो ये पंचमहल जो है ये आपका गुजरात में है और पुगा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरीके से आपका आंसर भी निकल आया और आपको चीज़ें क्लियर भी हो गई। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे कि पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ किस हिमालय श्रेणी का भाग है? ये इस तरीके से भी कंफ्यूज करते हैं, है ना। सह्याद्री का कौन सा भाग है? पूर्वी हिमालय किसका भाग है? कौन सी चोटी कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं ना। अगर PYQ आप देखते होगे तो आपको आइडिया लगा होगा, खूब क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं। अब यहाँ ऑप्शन दे दिया है हिमाद्री, हिमाचल श्रेणी, ट्रांस हिमालय या शिवालिक। कितने ऑप्शन है? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ। ये जितनी श्रेणियाँ हैं, तो हम जब ऐसे करके अपना वो पढ़ते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विस्तार या ऐसे, तो ऐसे श्रेणियाँ पढ़ाई जाती हैं ऐसे करके कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ सिचुएटेड है, पढ़ाई जाती है ना। तो ये वही उसी तरीके से पूछ रहे कि कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, कौन है। बात करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये हिमाचल श्रेणी हिमालय पर्वत का भाग है और इसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर एवं सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है।
पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ जो हैं इसी हिमालय का भाग हैं। तो किसका हो जाएंगे? देखो वहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं। लघु हिमालय, लघु हिमालय यहाँ हमारा नहीं है। मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी, तो हिमाचल श्रेणी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लें लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह भी पाए जाते हैं जो कश्मीर घाटी से में मुर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहलाते हैं। और बुग्याल पयार भी आपको मिलान करने को आता है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आंसर हमारा फिलहाल बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं? सुबनसिरी, जिया भरेली, धनुश्री, कामेग। अब यहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंख बंद करके तुरंत टिक कर दो कि कौन सी नहीं है या कौन सी है। ठीक है, अगर आपने नाम पढ़ा होगा या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को देखा होगा। देखो मैं बताती हूँ, कुछ इसमें नाम नहीं भी दिए हैं। तीस्ता होती है, तीस्ता आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दाएं बाएं अभी रहने देते, अभी सिर्फ इतना देखते कि कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तीस्ता, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कामेग, जिया भरेली। ठीक है, और आपकी एक या दो और है रंगित या रंजित, वो भी इसी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। हालांकि मैंने ये जिया भरेली जल्दी नहीं पढ़ा है कहीं, मे बी की होगी, ये ऑप्शन में दे रहे हैं या फिर एक बार हम चेक कर लेंगे, लेकिन मैंने ये सारी पढ़ी हुई हैं, सुबनसिरी, धनसिरी, कामेग, लोहित और रंजीत, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी द्रोणी का भाग नहीं है? अब यहाँ पर नहीं है पूछा। बाराकर, कोना, खरकई और कंगसावती। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो नहीं है यहाँ पर। तो बात करें तो दामोदर नदी द्रोणी का भाग खरकई नहीं है। खरकई, खरकई आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। अन्य सभी जो है दामोदर नदी द्रोणी के भाग हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड यह केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तृत है। सेकेंड कह रहे हैं कि इस मार्ग की लंबाई 891 किलोमीटर है। थर्ड कह रहे हैं कि वर्ष 2008 में इस मार्ग की घोषणा की गई थी। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करना है। ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी में तो उपरोक्त सभी दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया। बात करें धुबरी से सदिया के बीच में 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो अब जब ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी कौन से क्षेत्र में रहती है? इधर छोटा नागपुर और अरुणाचल प्रदेश इधर से आती है ना, तो फिर वहाँ पर केरल तो सबसे नीचे आपका दक्षिण में आ जाता है, तो केरल का कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड घोषित किया गया था और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तृत है और वर्ष 2008 में इस मार्ग की घोषणा की गई थी। तो फिर आपका तो 891 किलोमीटर की लंबाई तो ठीक है, होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो सही होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होना चाहिए। फर्स्ट गलत तो ये गलत, उपरोक्त सभी गलत। अब यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहे हैं कि सी सही है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना। ये रेलवे जोन है, ये मुख्यालय है। दक्षिण पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या मध्य रेलवे। ठीक है, बात करेंगे अगर यहाँ पर हम दक्षिण पश्चिम रेलवे, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हुबली। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। इसके बाद में दक्षिण मध्य रेलवे, तो ये आपका हो जाएगा सिकंदराबाद और मध्य रेलवे हो जाएगा मुंबई। तो A2, ठीक है, A2, B4, A2 इसमें भी है लेकिन B4 नहीं, इसमें B1 है और ये C में हमारा B4 है। ठीक है, तो C ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, बिटुमिनस कोयला झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बी, एंथ्रेसाइट कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सी, टर्सरी कोयला असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एंड उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है कि कितने ऑप्शन सही हैं या कौन सा ऑप्शन सही है। बिटुमिनस कोयला लिग्नाइट से बेहतर गुणवत्ता का होता है, किंतु एंथ्रासाइट की अपेक्षा निकृष्ट गुणवत्ता का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 60 से 80% ही होती है। बिटुमिनस कोयला की बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है,
आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपके सारे तीनों ऑप्शन सकते हैं। अभी तीनों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है ना। चलो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार ओडिशा में है। हेमेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है, जिसे काला अयस्क भी कहते हैं। तांबा मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। असत्य कथन कितने हैं ये बताना है। लौह अयस्कों में मैग्नेटाइट अयस्क सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क होता है। ये क्या करें कि हेमेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क होता, तो हेमेटाइट नहीं होगा, बल्कि कौन हो जाएगा, तो मैग्नेटाइट। ठीक है, ये आपका मैग्नेटाइट हो जाएगा। अब जब मैग्नेटाइट हो जाएगा तो फिर बी ऑप्शन ही हमारे यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इनका कहना है कि निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होता है। लाल मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमें यहाँ पर बताना कि कितने ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होता है। ठीक है, अभाव होता है। और जो ये कह रहे हैं कि और पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। लाल मृदा की बात करें तो लाल मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का भी अभाव होता है। लाल मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे पोषक तत्व ये कह रहे हैं प्रचुर मात्रा में नहीं होते, बल्कि अभाव होता है, यानी कि नहीं पाए जाते हैं। जब नहीं पाए जाते तो सेकेंड हमारा गलत हो गया, सॉरी, हाँ सही कथन ही पूछ रहे हैं। तो फिर हमारा लोगों ने फिलहाल 72 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किया। 72 देख लो, 73, 74, 75, ये आपका 76 है। ठीक है, और इसके बाद में ये हमने 77 नंबर क्वेश्चन देखा, 78, 79 और ये हमारा 80। ओके, हाँ इसमें ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही होना चाहिए था और ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सही कथन पूछा है, लेकिन इन्होंने मतलब इसमें मिस्टेक से प्रिंट हुआ है या जो भी रहा हो, तो इन्होंने ए को सही बताया, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि बी में ए ऑप्शन दिया तो ए ही केवल सही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार गूगल आप भी कर लेना। हमने गूगल करके देखा है, तो ये यहाँ पर यही ऑप्शन सही आ रहा है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का फिर से दिया गया है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना। ये रेशम है और ये प्रमुख उत्पादक राज्य है। मतलब ये जो रेशम है ये कौन कौन से राज्यों में मतलब कि उत्पादित होता है, यह तैयार होता है। अगर बात करोगे यहाँ पर जो शहतूत रेशम है, तो ये आपका कहाँ तैयार होता है, तो ये होता है इसका यानी कि उत्पादन जो होता है वो होता है कर्नाटक में। कहाँ पर होता है, कर्नाटक में। कौन से, शहतूत रेशम का। ट्रॉपिकल टसर रेशम की बात करें, जो ट्रॉपिकल टसर रेशम होता है ये आपका होता है झारखंड में। इसके बाद में ओक टसर रेशम की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में। और मूंगा रेशम की बात करें तो ये हो जाएगा असम में। अब हमें यहाँ से ये हमारे जो ऑप्शन दिए गए मिलान करना है। सबसे पहले D1 मिलान करना, तो ये 3 जगह दिया है, कोई बात नहीं। A2 किस में दिया है, A2 भी 2 जगह दिया है। इसके बाद में अगर बात करें बी की, B3, A2, B3, C4 और D1, तो D ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही सुमेलित है। ठीक है, तो आंसर हमें मिल गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट फिलहाल क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। थाल घाट नासिक तथा मुंबई, भोर घाट मुंबई तथा पुणे, पाल घाट कोच्चि तथा चेन्नई एंड डी सभी सही सुमेलित है। हमें बताना कि यहाँ पर कितने ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं। फिलहाल ये समीक्षा अधिकारी पे क्वेश्चन आया ही था, और बात करें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये सभी सही सुमेलित है। सही सुमेलित है मतलब आपको 3 चीज़ें यहाँ पर पता चल गई। पाल घाट की जब बात करोगे तो क्या हो जाएगा, कोच्चि तथा चेन्नई। भोर घाट तो मुंबई तथा पुणे, और थाल घाट तो नासिक तथा मुंबई। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल कह रहे हैं कि सही सम्मिलित है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस नदी का पौराणिक नाम कर्णावती है। सोनार तथा बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। तो उपरोक्त कथनों का संदर्भ किस नदी से है, महानदी, केन नदी, सोन नदी या कोसी नदी। ठीक है, कह रहे इस नदी का पौराणिक नाम कर्णवती है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है, केन नदी का पौराणिक नाम कर्णवती है और यह मध्य प्रदेश में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। बांदा के निकट यह यमुना से मिल जाती है। कौन सी, केन नदी। सोनार व बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इस नदी के तट पर ही चित्रकूट स्थित है। कौन सी नदी, तो केन नदी के तट पर। तो कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर केन नदी। ठीक है, देखो 2 फैक्ट यहाँ दिए हैं और 2 फैक्ट मैंने आपको और बता दिया कि यह बांदा के निकट यमुना नदी से मिल जाती है
और दूसरी बात, इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। चित्रकूट स्थित है तो ये आपका जो उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है जिला, ये वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। जोंग जलप्रपात, सारावती नदी, कुंचिकुल जलप्रपात, वराही नदी, चित्रकूट जलप्रपात, चंबल नदी, हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी। अभी हमने जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा था, बस वहाँ पे सही सुमेलित नहीं है नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था। सबसे पहली बात मैंने एक बात बताई थी कि चित्रकूट जलप्रपात जो है वो चित्रकूट राज्य में नहीं है, बल्कि ये चित्रकूट नाम है इसका। और ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपको हमने बताया हुआ था। देखो, तो हमने बात करी थी ना, वहाँ पर भी मैंने यही बात बताई थी आपको कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो चंबल नदी पर नहीं बल्कि किस पर है, तो ये आपका इंद्रावती नदी पर है। अब अगर ऐसे याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप इसको गेस कर ले जाओगे। आप में से जितने लोगों ने भी गेस किया होगा, आई थिंक आपका आंसर यही आया होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर या 5500 मीटर। मतलब 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर या 5500 मीटर। हमें बताना कि तिब्बत की जो है, तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और इसका अन्य नाम चेंगतांग है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर यानी कि 4500 मीटर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व स्थल मंडल के लगभग 2.4 भूभाग पर फैला हुआ है। भारत का मतलब जो ये क्षेत्रफल है उसकी बात हो रही है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। मतलब जो पूरे विश्व में निवास करती है उसका लगभग 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। सत्य कथन या कथनों का चयन करना, हमें बताना कि इनमें से कितने कथन जो है वो सही है। भारत विश्व स्थल मंडल के लगभग 2.4 भूभाग पर फैला हुआ है, ये भी सही है। 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ये भी सही है। और उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों पर स्थित है, ये भी सही, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, जो हमारा प्यारा इंडिया है, अभी जल्दी जल्दी में ऐसे मैप नहीं बनता है, तो जब ऐसे करके समथिंग रहता है तो आप देखते हो कि बीचों बीच से जब लाइन जाती है और इधर का टेम्परेचर जो मौसम होता है वो थोड़ा अलग रहता है, इधर का अलग रहता है। अब दिसंबर में जहाँ नॉर्थ में मतलब उत्तर भारत में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, तो आपको पता है कि इधर दक्षिण की तरफ बारिश शुरू हो जाएगी। तो मतलब कुछ तो चेंज रहता ही है ना, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे चीज़ों को जब आप समझेंगे, याद करेंगे, माइंड में रिकॉल करेंगे, सोचेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात मैं एस्पायरेंट के लिए कह रही हूँ। अगर कोई बढ़िया सा ऐसा एस्पायरेंट है जो 2-3 साल से तैयारी भी कर रहा है, 1-2 बार उसका प्रीलिम्स भी निकला, तो उसको मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उसे तो हंसी आएगी कि अरे आप मुझे ये क्या बता रही हो। मैं जो नए नए एस्पायरेंट हमारे जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ऐसे रिकॉल करोगे, ध्यान करोगे तो चीज़ें याद आ जाएंगी, है ना। चलिए खैर, नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव या दादर एवं नागर हवेली। मतलब जिसकी तटीय सीमा केंद्र शासित प्रदेश के विषय में पूछी जा रही है कि ज़्यादा बड़ी है या सर्वाधिक है, वो कौन सा है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है, ये तो पता ही है। जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अंडमान निकोबार, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें या चुनें। तराई दलदली एवं वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं। लघु हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं। तो कोड दिया गया है, हमें बताना है कि कितने ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, ये बताना है हमें। यहाँ पर बात करें तो बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। किसको, शिवालिक। लघु हिमालय के निचले भाग को नहीं, शिवालिक के निचले भाग को तराई हिमालय कहा जाता है। तो इस तरीके से जब देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन असत्य पूछा तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लघु हिमालय को नहीं, शिवालिक हिमालय या तराई हिमालय को क्या नाम है कहते हैं, शिवालिक हिमालय को तराई हिमालय कहते हैं। इन्होंने कह दिया लघु हिमालय को, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। बालाघाट पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी या मैकाल पहाड़ी। अब ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। अगर आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। मैकाल पठार जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमरकंटक 1065 मीटर मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। देखो बात करें, मैकाल पठार जो ये है आपका, ठीक है, ये कहाँ है,
तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो वैसे तो ये वाला आपका ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन तो डी हो जाना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अमरकंटक की बात हो रही है। अमरकंटक जो है 1065 मीटर मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, मतलब इसका जो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है वो अमरकंटक है, ठीक है। ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो ये चीज़ भी याद रखना, क्योंकि ये अमरकंटक ऐसा नाम सुनते हो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं अमरकंटक क्या है ना। दूसरी बात, बालाघाट हरिश्चंद्र सतमाला ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपका जो बालाघाट है, हरिश्चंद्र सतमाला है, ये आपकी वहाँ पर महाराष्ट्र में स्थित है। और मैकाल जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट कह रहे हैं, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभी कथन ए कहता है कि भाबर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, कारण आर इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक है। तो नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर का चयन करना है। कूट हमारा ये दिया गया, इसको आप पहले ध्यान से पढ़ लो, इसके बाद में हम आंसर की बात करते हैं। बात करें अगर यहाँ पर कि भाबर प्रदेश में नदियाँ विलुप्त हो जाती है क्योंकि इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक है। भाबर प्रदेश जो है शिवालिक की तलहटी में सिंधु पश्चिम से तीस्ता नदी पूर्व, यानी कि इधर सिंधु नदी है तो ये पश्चिम से लेकर इधर तीस्ता पूर्व तक में, ठीक है, ये फैला हुआ है। कौन सा? तो ये भाबर प्रदेश है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हमारा सही है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोगों ने 81 नंबर से क्वेश्चन देखे थे, तो 81 देख लो आप यहाँ पर। फिर इसके बाद में 82 देखो, 83 हो गया, और ये हमारा 84, 85। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 के बाद में 87, फिर 88, 89 और ये हमारा 90। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों में कौन सी एक भारत के सबसे पूर्व में पाई जाती है। मतलब पहाड़ी जनजातियां हैं, उनमें से कौन सी एक भारत के पूर्व में पाई जाती है। नागा, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करें गारो, खासी, जैंतिया की, तो ये आपकी कौन से राज्य में पड़ती हैं। तो गारो, खासी तथा जैंतिया जो हैं ये जनजातियां हैं और ये मेघालय राज्य में पड़ती हैं, ठीक है। ये तीनों गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय में पड़ती हैं। ओके, आप एम से इसको डिनोट कर लो। नागा की बात करें, जो नागा जनजाति है और नागालैंड के अलावा मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती हैं। अगर इन पहाड़ी जनजातियों के पश्चिम से पूर्व का हम क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा, पश्चिम से पूर्व का क्रम अगर लगाएंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा गारो। गारो के बाद में आपकी आ जाएगी जैंतिया, ठीक है। पहले 1 नंबर पे गारो, फिर 2 नंबर पे जैंतिया आ जाएगी। तीसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी गारो, 1 नंबर पे गारो, सेकेंड नंबर पे खासी, थर्ड नंबर पे आपकी जैंतिया और 4 नंबर पे आपकी नागा आ जाएगी। हालांकि इन्होंने बोला है कि भारत के सबसे पूर्व में पाई जाती है, तो सबसे पूर्व में आपकी नागा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि थीन परियोजना स्थित है रावी नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर या व्यास नदी पर। अगर बात करें थीन परियोजना की, तो थीन परियोजना हमारी रावी नदी पर स्थित है और रावी नदी पर थीन बांध का निर्माण वर्ष 1982 में शुरू हुआ था। वर्ष 1999 में यह बनकर पूरा तैयार हो गया था, मतलब 1982 में शुरू हुआ था, 1999 में तैयार हो गया था। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। थीन परियोजना किस पर स्थित है, तो ये रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट इनका कहना है कि भारत में जोतों के वितरण के संबंध में सही युग्मों का चयन करें। मतलब जो खेतों के लिए डिसाइड होता है ना कि इतने एकड़ ज़मीन है या इतने हेक्टेयर ज़मीन है, वही ये कह रहे हैं। सीमांत जोत की बात करें तो कह रहे 0 से 1 हेक्टेयर, लघु जोत की बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर, वृहद जोत की बात करें तो 10 हेक्टेयर से अधिक। हमें बताना कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित है। अगर बात करें तो फिलहाल आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी डी ऑप्शन सत्य है, यानी कि तीनों ही सही सुमेलित है, ठीक है। चलो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। असत्य कथन, उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट बी, दक्षिण भारत के गन्नों में शक्कर की मात्रा उत्तर भारत से अपेक्षाकृत कम होती है। सी, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। एंड डी, दक्षिण भारत में उत्तर भारत का अपेक्षा गन्ने की पेराई का अधिक लंबा मौसम होता है। फिलहाल यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा असत्य है, ठीक है। देखो अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ लिया और थोड़ा बहुत अगर आपने पहले ध्यान दिया है तो आपको पहले आइडिया हो जाएगा। दक्षिण भारत के गन्नों में शक्कर की मात्रा उत्तर भारत की अपेक्षाकृत कम नहीं, यहाँ पे ये जो कम प्रिंट है ये कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है, ठीक है।
हालांकि गन्ना उत्तर भारत में ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन चीनी की मात्रा जो होती है वो दक्षिण भारत के जो गन्ना होता है उसमें अधिक होती है। तो बी ऑप्शन ही असत्य हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत के गन्नों में शर्करा की मात्रा उत्तर भारत से अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो बी यहाँ पर असत्य है और सभी आपके सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि चंबल नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी असत्य है। यह गहरे खड्डों का निर्माण करती है, यह मध्य प्रदेश में महू के निकट से निकलती है, चूलिया जलप्रपात इसी पर स्थित है, यह मानसूनी नदी है। चंबल नदी के बारे में बात हो रही तो हमें बताना कि असत्य क्या है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है और यह मानसून पर निर्भर नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारे ये जो मानसूनी नदी कह रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना का वर्ष जो है वो वर्ष 1986 है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। कोंकण तट गुजरात से गोवा, केनरा तट गोवा से मंगलौर, मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी एंड सभी सही सुमेलित हैं। हमें बताना है कि ये कोंकण तट की बात हो रही है, केनरा मालाबार, तो कौन सा इसमें से कितने मतलब जो है कथन सत्य सुमेलित हैं। ठीक है, बात करें तो कोंकण तट गुजरात से गोवा ये आपका सत्य है। ठीक है, जो ये नीचे का ऐसे वाला एरिया आता है तो कोंकण तट आपका इधर ही आ जाएगा, क्योंकि गुजरात और गोवा आपका इसी क्षेत्र में आता है ना। केनरा गोवा से मंगलौर है तो वो और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मालाबार तट की बात करेंगे तो मंगलुरु से कन्याकुमारी ये इधर समथिंग साइड में आएगा, क्योंकि इधर ऐसे ऐसे ऊबड़ खाबड़ है थोड़ा, तो आइडिया आपको लगने में, मैपिंग करेंगे तो याद रहेगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि चोलामो झील के संबंध में सही कथनों का विचार करिए। सिक्किम में स्थित है, तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है। ठीक है, झील से, और ये यहाँ पर झील से होता है। तो सत्य कथन हमें बताना है चोलामो नदी के बारे में। चोलामो झील के संबंध में बात करें तो दोनों ही, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन कारण का दे दिया है। कथन हमारा कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से काफ़ी कम वर्षा होती है। सेकेंड, कारण तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है, दक्षिण पश्चिम बोले तो अब जब ये नीचे का तट है तो आपका दक्षिण भी इधर ही हो जाएगा और पश्चिम, तो ये वाला जो जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से कब होती है। और इसके बाद में क्या करें कि तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। हम अगर बात करें यहाँ पर कि क्या सही है, तो बात करें तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से काफ़ी कम वर्षा होती है, क्योंकि तमिलनाडु राज्य पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। सबको पता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। अगर बात करें यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से, मासीनाम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना कि तमिलनाडु राज्य में फिर वर्षा कौन से मानसून से प्राप्त होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून या लौटता हुआ मानसून या किस मानसून से। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान होगा आपको, और ये क्वेश्चन फंसाने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। कह रहे कि रॉयल सीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है। दंडकारण्य, तेलंगाना, मालवा का या बुंदेलखंड का। इसमें आंसर भी छिपा हुआ है, अब आपको बताना है। तेलंगाना पठार पर वर्तमान में तेलंगाना और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तरी भाग तेलंगाना और दक्षिणी भाग रॉयल सीमा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग तेलंगाना और दक्षिणी भाग को रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा तेलंगाना का पठार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, टोंस, गिरि, आसन या तमसा। कौन नहीं है, तो तमसा जो है गंगा की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास गंगा से मिलती है। ठीक है, चलो हम लोगों ने भी 91 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आप इनको देखते चलो। कुछ हिंदी के शब्द क्या होते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में सही से समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैं इंग्लिश पार्ट भी कोशिश करती हूँ विजिबल कर दूँ आपको। 94 हो गया आपका, 95 और 96। ठीक है, इसके बाद में आपका 97 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन नंबर ये आपका है, ये आपका यहाँ पर 99 है, और ये हमारा यहाँ पर 100 और 101 यानी 101। ठीक है, आर ओ के मेरे पास 30+ पेपर हैं आर ओ के जीएस के, तो इनको अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, आप खुद घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है और फिर क्वेश्चन तो छूटेंगे ही। तो आर ओ के जीएस की अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, प्लस हिंदी ग्रामर भी है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे, तो मैं वहाँ पे आपको कनेक्ट कर लूँगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम या ध्रुवीय वायु राशि जेट स्ट्रीम। कौन सी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, हम लोग नाम सुनते रहते हैं ना,
ये आपके जेट स्ट्रीम के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है। यह ग्रीष्मकाल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये आपकी उत्तरदायी है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए। ओके, फिलहाल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाना है। ये ब्राह्मणी है, ये कावेरी है, ये ताम्रपर्णी है, वैगई है, पेन्नार है और स्वर्ण रेखा है। इनको हमें दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब यहाँ से करके इधर को हमें सिचुएटेड करना है। ठीक है, इनका ये डायरेक्शन रहेगा, कह सकते हैं एक मोटा मोटा नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर हम जो नदियों के बारे में, तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी स्वर्ण रेखा, ये सबसे नीचे है, 6 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपकी आ जाएगी ब्रह्माणी यानी 6-1। ठीक है, अब क्योंकि 6-1 ये 2 ऑप्शन में दिया है, पर 6-1 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, वैसे आपका यही आंसर हो जाना चाहिए सही, बट फिर भी हम एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। और इसके बाद में आपकी आ जाएगी 5th नंबर पे पेन्नार। ठीक है, 6-1-5। पेन्नार के बाद में आपकी आ जाएगी यहाँ पर कावेरी, जैसा कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया है। फिर आपकी 4 नंबर पे आ जाएगी वैगई और फिर आपकी आ जाएगी 5th आपकी पेन्नार। ठीक है, ये इनका सही क्रम हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट कहना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। असत्य कथन है, हमको यहाँ पर असत्य कथन बताना है। ठीक है, और ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनको अच्छे से पढ़ लो। इसमें केवल सेकंड है, इसमें केवल फर्स्ट है, इसमें दोनों है, फर्स्ट तथा सेकंड। डी में है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर हम, तो ए ऑप्शन, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ना तो फर्स्ट आ सकते हैं ना ही सेकंड आ सकते हैं। क्यों भाई, बात कर लेते हैं। देखो, नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी। अब देखो, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हमने पढ़ी है अभी, अमरकंटक, तो उसी चोटी से इसका उद्गम होता है, मतलब ये निकलती है। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। तो गोदावरी को गिरने के लिए नहीं बोला है कि गिरती कहाँ पर है। ठीक है, गोदावरी जो इधर जाती है तो वो प्रायद्वीपी भारत की बड़ी नदी है, तो सत्य है। और नर्मदा जो है वो गिरती है अरब सागर में, इसलिए वो सबसे बड़ी नदी बताया, वो भी सत्य है, तो फिर कोई भी असत्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कयाल से तात्पर्य है उत्तरी सरकार तट पर पाए जाने वाले लैगून, कोंकण तट पर पाए जाने वाले लैगून, मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून एंड कोच्चि तट पर पाए जाने वाले लैगून। वैसे तो ये संबंधित लैगून से ही है, लेकिन कौन से तट पे है, क्योंकि यहाँ पे 4 तट दे दिए कन्फ्यूज़न के लिए, तो वो ऐसा क्वेश्चन ही फॉर्म करते हैं कि आप मतलब गलत ज़्यादा कर दो, सही के चांसेस कम हो। लेकिन अगर आपको रिवाइज है, याद है, तो आप सही ही करोगे, गलत तो बिल्कुल नहीं करोगे। मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ठीक है, कौन से तट पे, तो ये आपका हो जाएगा मालाबार तट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा एक मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप, नारकोंडा द्वीप, बहरन द्वीप या एंडरॉड द्वीप। तो ये भी बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पंबन द्वीप जो है वो हमारा मन्नार की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, और यह भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तारित राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाने की संभावना है। भुवनेश्वर, पणजी, मुंबई और कोच्चि, कहाँ पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा। अब ये क्योंकि आपका ज्योग्राफी से संबंधित है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता दोगे। जो स्थान समुद्र एवं भूमध्य रेखा के जितने निकट होगा उसका तापांतर उतना ही कम होगा। नीचे दिए गए सभी स्थानों में अगर बात करें तो जो आपका कोच्चि है इसका वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाने की संभावना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिल्ली से टोक्यो तक की हवाई यात्रा में निम्न हवाई अड्डों का सही क्रम है। ताइपे, हांगकांग, बैंकॉक और हनोई। ये दिल्ली से टोक्यो यानी जापान तक के बारे में बता रहे हैं कि निम्न हवाई अड्डों का सही क्रम है। वैसे ये तो बहुत कम याद होने की संभावना है, क्योंकि अब इतने हवाई अड्डे या तो आम आदमी सफ़र करता हो, बट फिर भी क्योंकि क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देख लेते। दिल्ली से टोक्यो यानी जापान तक हवाई यात्रा में अगर हम सफ़र करते हैं तो सबसे पहले आपका आएगा बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में। ठीक है, इसके बाद में हनोई वियतनाम, हांगकांग और ताइपे ताइवान। तो इस तरीके से मिलान करोगे तो डी ऑप्शन आएगा। बैंकॉक सबसे पहले है, तो क्योंकि 2 जगह 3 जगह दिया गया है, पर 3 के बाद में जस्ट आपका 4 आ जाएगा हनोई, फिर आ जाएगा सेकेंड हांगकांग, फिर आएगा आपका ताइपे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये हमारा 109 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन तथा इंसुलेशन का कार्य साथ साथ किया जाता है।
मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, नगदी कृषि या इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर ये 109 नंबर क्वेश्चन है तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन, यहाँ इंसुलेशन नहीं होगी, ये पशुपालन लिखा हुआ, ठीक है। पशुपालन दोनों ही काम साथ साथ किए जाएंगे। तो किस में किए जाएंगे? मिश्रित खेती में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको सही पता चल गया। ये यहाँ पर पशुपालन, इसको जरा देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नदी परियोजनाओं में से कौन सी एक कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? घाट प्रभा परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, अलमाटी परियोजना या तुंगभद्रा परियोजना। अब ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो आप कुछ थोड़ा आइडिया लगाओ। तुंगभद्रा परियोजना आपकी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तुंगा एवं भद्रा नदियों के संगम पर कर्नाटक में बांध का निर्माण किया गया है। शिव समुद्रम की देखोगे, जो ये आपका शिव समुद्रम है, तो ये आपके कहाँ की? कर्नाटक कावेरी नदी पर स्थित है। ये भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। अलमाटी की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। और घाट प्रभा की बात करोगे तो ये भी कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। तो कौन सी हो जाएगी? तो डी हो जाएगी आपकी तुंगभद्रा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुंगभद्रा है। बाकी वो मैंने जानकारी के लिए बता दिया है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो उसे कहते हैं बरानी कृषि, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल हो तो उसे बारानी कृषि कहते हैं, ओके। और इसे वर्षा पोषित कृषि भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्षा पे ही डिपेंड है, तो वर्षा पोषित कृषि भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है और ये हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। हमें बताना कि यहाँ पर कितने ऑप्शन सत्य है। बात करेंगे तो अब ये दाएं बाएं में आप कन्फ्यूज कर सकते हो, लेकिन रामगंगा नदी जो है वो कन्नौज के निकट गंगा नदी में तो मिलती है, पर अब ये दाएं से मिलती है या बाएं से, ये आपको बताना होगा। अगर बात करें कि उत्तराखंड राज्य से निकलने वाली रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में, कन्नौज में नहीं, ये बिजनौर में मिलती है। बिजनौर में गंगा नदी में प्रवेश करती है। और रामगंगा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो कन्नौज के निकट बाएं, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना, दाएं बाएं में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो बाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी, ये यहाँ पे जो दाएं दे दिया है यही आपका गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बढ़ेंगे आगे। बिजनौर नदी से गंगा नदी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, और जो ये रामगंगा नदी है ये कन्नौज में गंगा नदी के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन ये बाएं तरफ से करती है, दाएं से नहीं, ठीक है। हम लोगों ने 102 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था। 102, 103, ये आपका यहाँ पर 104 है, ये 105 नंबर क्वेश्चन हो गया, 106, 107, ठीक है। इसके बाद में ये 108, 109, 110 और आपका 111, 112, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? हमने अभी डिटेल में एक जगह पे देखा था कि कौन कौन से भारत के जो राज्य हैं वो कौन से देशों से करते हैं सीमा साझा और नहीं भी करते। असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड। अब भूटान के साथ आप थोड़ा गेस करो, मैप में याद करो कि कहाँ पर दिया होगा। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत एवं म्यांमार कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो वो आपका हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। कौन राज्य सीमा साझा नहीं करता? तो नागालैंड हमारा जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट फिलहाल क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है, और तमिलनाडु तट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अभी हमने जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता ही देखा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो होगा, नहीं तो एकदम सेम देखा है। तो अब बताना है कि कौन सा से सही है, ठीक है। देखो, तमिलनाडु तट मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान शुष्क रहता है, जिसके प्रमुख कारण तमिलनाडु तट का दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित होना है। बात करें तो आपका बी ऑप्शन यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अति सघन वन जिनका छत्र घनत्व 70% और उससे अधिक होता है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब कूट दिया गया, हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन हमारे सत्य हैं। ठीक है, बात करें तो अति सघन वन जिसका क्षेत्र घनत्व 70% और उससे अधिक होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है और देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। तो बात अगर करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके सही कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है ट्रांस तथा बृहद हिमालय को, मध्य तथा शिवालिक हिमालय को, बृहद तथा मध्य हिमालय को, या इनमें से कोई नहीं। ये किसको अलग करता है? तो बात करें अगर यहाँ पर हम, ये किसको अलग करता है, तो ये आपका करता है मध्य तथा शिवालिक हिमालय को। कौन? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों के युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कोई एक सही सुमेलित नहीं है। पाकी परियोजना अरुणाचल प्रदेश, कोपली परियोजना असम, दोयांग परियोजना मणिपुर और रंगीत परियोजना सिक्किम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोयांग परियोजना जो है वो नागालैंड में स्थित है। ये दोयांग जो मणिपुर दे दिया है ये आपका नागालैंड में स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया। ये तीनों आपके सही हैं, पाकी, कोपली और रंगीत। इनके राज्य भी देख लो, अरुणाचल, असम और सिक्किम। लेकिन मणिपुर में ये नहीं था। दोयांग ये है आपका नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए कि जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी, मतलब ये भी लगभग सेम मिलता हुआ क्वेश्चन दे दिया है। और मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का लगभग 65% अरब सागर शाखा से आता है, जबकि मात्र 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। ये क्वेश्चन आपका PYQ का है। और ये इतना ही कथन, दो क्वेश्चन इसका मतलब दो कूट टाइप से फैक्ट बना दिए गए थे। ये मैंने इसको पढ़ा हुआ है, ये एक दो जगह पे आया हुआ है। बात करेंगे तो ए आपका सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आपका PYQ में 2-3 बार आया है। एक तो वो आता है तमिलनाडु राज्य वाला, क्योंकि वो जो बंगाल की खाड़ी के समानांतर पड़ता है, और इधर वृष्टि छाया क्षेत्र भी पड़ जाता है, तो वो भी क्वेश्चन खूब पूछते हैं और ये वाला भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं पूछा। ये स्थान दिए और ये नदी, ओरछा, बेतवा नदी, बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी, फिरोजपुर गंगा नदी और अयोध्या सरयू नदी। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, गेस करके देखो, पहले आप गेस करो और आप बताओ कि क्या नहीं सही होगा। मुझे फिरोजपुर लग रहा है यहाँ पर, फिरोजपुर, क्योंकि फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो अगर बात करें तो फिरोजपुर जो है ये गंगा नदी नहीं होगा। गंगा नदी तो आपका इधर आ जाता है, ये आपका सतलज नदी। ठीक है, और इसी का मुझे डाउट हो रहा है, इसी को देखती हूँ सही है या गलत है। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। रावी, ब्यास, सतलज और चिनाब। ठीक है, तो आपको बताना है, इसको ध्यान से देखो। सतलज नदी जो है मानसरोवर के निकट राकसताल यानी तिब्बत से निकलती है, और यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? सतलज नदी। ब्यास नदी की बात करोगे तो ये रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। रावी कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है, और चिनाब चंद तथा भागा नाम की दो सरिताओं के मिलने से बनती है। तो मैंने तीनों को बता दिया। अब यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बचे। इसके बाद में आपका करंट के क्वेश्चन है जो कि हमारे काम के नहीं है। करंट के ये आपके जून 2023 के, तो फिर इनको रहन देंगे। हम अभी यहाँ पर जो इंग्लिश क्वेश्चन है, हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इनको देख लेते हैं। 113 नंबर से हमने अभी सॉल्व किया। 113 देख लो, 114 देख लो, ये आपका 115 हो गया, 116, 170 है। ठीक है, ये हमारा 118 है, 119, 120, 121। तो हमने यहाँ तक देखे हैं। ठीक है, कहाँ तक देखे हैं? सॉरी, 120 तक हम लोगों ने देखे हैं। क्यों? क्योंकि आगे अभी आपके क्या है कि वो करंट के हैं और वो हमारे काम के नहीं है। इसके बाद में एक चीज़ और, इसके बाद में मैं 11 नंबर टेस्ट अपलोड करूँगी, तो इसमें आपको यूपी स्पेशल के क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये यूपी स्पेशल के रामायण मेले का संबंध किन 2 स्थलों से है। ठीक है, और जीएस के भी हैं जिसमें आपके यूपी स्पेशल के भी कई क्वेश्चन हैं, तो इनको आप ज़रूर देखना। दूसरी बात, मैं आई दृष्टि से वो टॉपिक फिजिकल मेरे पास टेस्ट वो आ गई है, मतलब कि आई दृष्टि मैगजीन, तो मैं फिजिकल वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी।
फिजिकल टेस्ट सीरीज़ को पढ़ने से या आई दृष्टि को पढ़ने से ये फ़ायदा रहता है कि आप उसमें मल्टीपल टाइम ऐसे कर सकते हो। अगर आप डिजिटली में पढ़ते तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहती है। दूसरी बात, मैं देखूंगी कि कितने पीवाईक्यू में क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं एरियाज़ को कवर करूँगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस कर लो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।